गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मानव विकास विषय के अंतर्गत बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार। ये जो टॉपिक है बाल अपराध, इसको हम पिछले कई लेक्चर्स में जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने बाल अपराध का जो अर्थ है, उसकी परिभाषाएं, उसके कारण आदि पर हम चर्चा जो है वो पूर्व के व्याख्यान में कर चुके हैं। साथ ही हमने बाल अपराध की जो रोकथाम एवं उपचार से संबंधित जो टॉपिक है, ये भी पिछले व्याख्यान में जो है वो प्रारंभ कर लिया था। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था और देखा था कि किस किस विधि के द्वारा जो है वो बाल अपराध की रोकथाम और उपचार जो है वो किया जा सकता है। अब हम उन विधियों की एक एक करके जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने उसके वैधानिक जो उपाय हैं उनकी चर्चा की थी। लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं या लीगल जो मेथड है बाल अपराध रोकने की, उनकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बाल अपराध की रोकथाम में परिवार की भूमिका। अर्थात क्योंकि बालक जो है वो परिवार का अंग है, तो जितना देश, राज्य, समाज की जिम्मेदारी है, उससे पहले जो है वो परिवार का एक अहम जिम्मेदारी है बालक को बाल अपराधी बनने से रोकने में। तो वो कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिनसे बाल अपराधी बनने से जो है वो रोका जा सकता है। तो पहला है उसमें पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाए रखना। ये बहुत ज़रूरी है कि घरों का जो वातावरण है वो एक अच्छा सा स्वास्थ्यपूर्ण और खुशनुमा रहे। खुशनुमा से तात्पर्य है कि जब परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े, गृह कलेश, इस प्रकार का वातावरण रहता है, पति पत्नी के बीच झगड़े हैं या पीढ़ियों के अंतराल के कारण जो है वो तनाव है, तो उसमें जो बच्चे हैं वो एक तरह से हम कहते हैं ना कि जो गुण पिस जाता है, उस तरीके से जो है वो बच्चे उस तनाव में जो है उनका विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। वो तनावग्रस्त रहने लगते हैं और इस तरह से कई बार अपराध की ओर जो है वो अग्रसर हो जाते हैं। तो भूमिका होनी चाहिए कि पारिवारिक वातावरण यदि सुखद रहेगा तो बच्चे को हम इस प्रकार के अपराध की ओर जाने से जो है वो रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें बालकों की आदतों पर ध्यान देना। अब हम हमेशा से चर्चा करते आ रहे हैं, जो बालक के विकास की प्रक्रिया भी हम देख रहे हैं साथ साथ में कुछ हमारे जो टॉपिक्स में। तो जो बच्चा है वो बहुत जल्दी से जो है वो किसी भी चीज़ों को सीख जाता है। तो यदि हम उसको बाल्यावस्था से ही उसमें अच्छी आदतों का विकास करें, उसी समय यदि वो झूठ बोल रहा है, यदि उसे किसी कारण उसको चोरी करने की आदत हो गई है, या वो गाली गलौज करता है या अनुशासित नहीं रह पाता है, तो हम उसी समय जो है उसमें अच्छी आदतें जो है विकसित करने का प्रयास जो है वो करें, तो हम कहीं ना कहीं उसको, बच्चे को रोक सकते हैं अपराधी बनने से। फिर ये आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर करना। ये कहा गया है कि अपराध जो है कई बार आवश्यकताओं के कारण भी होते हैं। जब बच्चों की आवश्यकताएं जो है वो घर पर पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो बाहर जो है इस प्रकार से अपराध के माध्यम से वो चीज़ जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो अभिभावक इस ओर ध्यान दें, पहले से ही बच्चों की आवश्यकताओं को इतना ऊंचा ना करें कि वो उसकी पूर्ति करने में सक्षम ना हो। जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसका समय समय पर अनुभव जो है वो अपने बच्चों को कराते रहे, ताकि बच्चों को जो है वो पता हो कि माता पिता जो है वो किस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं और किसकी नहीं। और उसके बाद भी यदि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे की बहुत अत्यधिक डिमांड है, तो पेरेंट्स जो है उस और ध्यान से सोचें, और नहीं पूरी कर पा रहे हैं तब भी बालक पर ध्यान दें कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है किसी और राह से जो है उस आवश्यकता को पूर्ण करने की कोशिश करे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बालकों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ जो है एक अच्छा बर्ताव करें, विशेषकर उस स्थिति में जो हमने चर्चा की थी किशोरावस्था में भी, कि जो वयः संधि अवस्था के जो बच्चे हैं
उनमें संवेगात्मक अस्थिरता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनको खुद को जो है अपनी स्थिति जो स्पष्ट उस समय नहीं रहती है कि वो बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं। और उस समय यदि पेरेंट्स उनसे अपेक्षा करते हैं कि अब वो बड़े हो गए और समय समय पर उनको बच्चा समझ के डांट भी देते हैं, तो बच्चा जो है उस समय कहीं न ऐसा महसूस करता है कि वो उपेक्षित हो रहा है। तो उस समय बच्चे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि उसके साथ जो है पारिवारिक सदस्य जो है वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। तो यदि इस तरह का बर्ताव उस समय रहता है तो बच्चे को अपराधी बनने से हम रोक सकते हैं। फिर है बालकों के मित्रों पर नज़र रखना। ये भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है कि परिवार के संस्कार अच्छे हैं, परिवार में अच्छा वातावरण है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है अपराधी हो गया, बच्चा जो है बिगड़ गया। इसका बहुत कुछ कारण होता है बच्चे का जो मित्र मंडली है, क्योंकि देखा गया है वयासंधि अवस्था में भी हमने बात की, उत्तर बाल्यावस्था में भी बात की कि बच्चा जो है या बालक जो है वो अपने दोस्तों से ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी कभी वो अपने माता पिता का विरोध करता है या भाई बहन का, और अपने जो दोस्त हैं उनकी बात जो है वो बहुत आसानी से मान लेता है। ऐसी स्थिति में यदि दोस्त जो है वो सही नहीं होंगे तो वो बालक जो है, चाहे घर के संस्कार कितने भी अच्छे हैं, बालक जो है उस ओर चला जाता है और वो अपराध की ओर जो है वो कई बार प्रवृत्त हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि माता पिता जो है अपने बच्चे की दोस्ती किस प्रकार के बच्चों से है उन पर जो है वो थोड़ा ध्यान रखें। फिर है बालकों की योग्यता अनुसार शिक्षा देना। ये भी बहुत अनिवार्य है। आजकल के एक प्रतियोगिता वाले जो समय चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि पेरेंट्स में भी एक वो होड़ रहती है, प्रतिस्पर्धा है कि उसके बच्चे ने मैथ्स लिया है तो मुझे भी अपने बच्चे को यही दिलाना है, उसका बच्चा डॉक्टर बना है तो मुझे भी यही करना है, या परिवार में ही बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता स्थापित करना। ये जो है वो कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बालक में अलग अलग योग्यता होती है। हो सकता है कुछ बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे हों, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छे हों, कोई साइंस की जगह आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम उनकी योग्यता के अनुसार उनको शिक्षित करेंगे या उस स्ट्रीम में उनको डालेंगे तो क्या होगा कि बच्चे जो है वो कहीं भी निराशा या कुंठा में नहीं जाएंगे। नहीं तो उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें विषय यदि नहीं मिल पाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझते हैं। पढ़ते तो हैं वो अपने अभिभावकों की जो है वो उनकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए, लेकिन वो मन से जो है वो कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में संभावना बन जाती है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध की ओर प्रवृत्त ना हो जाए। फिर अधिक लाड़ प्यार देना, जैसे उपेक्षा जो है वो बालक को अपराधी बना सकती है, वैसे ही अत्यधिक लाड़ प्यार जो है वो भी बालक को इस तरह का अपराधी जो है वो बना सकता है। क्योंकि यदि पेरेंट्स जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो वो उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देंगे। वो बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो उनको नहीं समझ पाएंगे कि बच्चा जो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। वो उस पर बस लाड़ प्यार पर ही ध्यान देंगे और उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देंगे। वो बालक के विकास के लिए कहीं भी इस तरह का जो कदम यदि पेरेंट्स उठाते हैं वो उपयुक्त नहीं होता है। बच्चे का विकास के लिए एक संतुलित जो है एक फोकस जो है अपने पेरेंटिंग में जो है वो रखना होगा, क्योंकि यदि उनकी उपेक्षा होगी तब भी, और यदि लाड़ प्यार हम दे रहे हैं तो दोनों इस लेवल से इस लेवल पर है। हमें बीच का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं रखना है ताकि बाल विकास की जो प्रक्रिया है उसको समझा जा सके और इस तरह के अपराध या इस तरह की बच्चे के मन में इस तरह की भावनाएं लाने से जो है उसको रोका जा सके। फिर बालकों को अनुशासन में रखना। अब अनुशासन या डिसिप्लिन से यहाँ ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को बहुत कठोर अनुशासन में रखें, क्योंकि कठोर अनुशासन भी कहीं उपयुक्त नहीं होता है। कठोर अनुशासन में क्या होता है कि पेरेंट्स ने नियम बना दिए, बच्चों को उनका पालन करना है, कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता।
कि बच्चे के मन में कोई विचार उठ रहे हैं तो वो अपने माता पिता को उस अनुशासन या परिवार के जो नियम बन गए हैं उसके कारण वो अपने बात जो है वो शेयर नहीं कर पाता। तो वहाँ पर जो है वो बच्चा जो है अंदर ही अंदर जो है दमित होता है, उसकी इच्छाएं दमित होती है, वो अपने विचार नहीं प्रकट कर पा रहा। तो जो डिसिप्लिन है वो हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। जो हमारा प्रजातांत्रिक तरीका है कि सबको बोलने का अधिकार हो और उस तरह से जो है वो अनुशासन जो है वो घर में बनाए रखा जाए। फिर बालकों में जिम्मेदारियों का विकास, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर उम्र को समझा जाए और उसके अनुसार बालक को जिम्मेदारियां जो है उसका अनुभव कराया जाए। क्योंकि पेरेंट्स ही यदि सारी जिम्मेदारियां लेते रहेंगे तो बालक जो है वो नहीं समझ पाएगा कि वो भी एक समाज का अंग है, उसे अब सामाजिक बनना है या समाज के नियमों का पालन करना है। वो इस तरह के अनुभव नहीं ले पाएगा और ये बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है इस बात को समझें। यदि उन्होंने इस बात को समझ लिया तो अपने आप ही उनमें सामाजिक मूल्य विकसित हो जाते हैं और वो अपराधी प्रवृत्ति में जाने से जो है वो बच जाते हैं। ये तो थे, हमने देखे कि बाल अपराध की रोकथाम में परिवार की भूमिका क्या है। अब हम चर्चा करते हैं कि विद्यालय की भूमिका क्या होना चाहिए, क्योंकि परिवार के बाद बालक जो है जो सबसे ज़्यादा जो समय है व्यतीत करता है वो विद्यालय में व्यतीत करता है। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षक अनुशासित एवं समय के पाबंद हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बालक जो है अपने टीचर्स से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि शिक्षक अच्छे अनुशासित होंगे, नैतिक मूल्य वाले होंगे तो बच्चा जो है उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह के गुण जो है वो विकसित करने का प्रयास करेगा। फिर विद्यालय का वातावरण अच्छा हो। यदि एक अच्छे स्वच्छ एक खुले वातावरण में अच्छा विद्यालय का वातावरण होगा तो बालक वहाँ शिक्षा ग्रहण करने में उसका मन लगेगा और वो अच्छे प्रकार से वहाँ शिक्षा जब ग्रहण करेगा तो उसका दूसरे कार्यों की ओर जो है इस तरह से अपराध आदि की ओर उसके प्रवृत्त होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। फिर शिक्षण विधि रोचक हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा विद्यालय जा रहा है, कक्षा में भी बैठ रहा है, लेकिन वो जो शिक्षण विधि है वो उसके लिए इंटरेस्टिंग यदि नहीं है तो वो वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर भी नहीं रहता है और उस समय उसका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, कहीं ना कहीं विचारशील रहता है वो, और फिर इस तरह उसके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ नए बातें आती रहती हैं और वो नए बातें जो हैं कई बार उसको अपराध की ओर अग्रसर कर देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो टीचिंग मेथड्स हों वो अच्छी हो, इंटरेस्टिंग हो, ताकि बच्चे जो है वहाँ पर उनका पढ़ाई में मन लग सके। फिर अभिभावक शिक्षक संबंध बनाए रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट टीचर्स जो मीटिंग होती है, अधिकतर देखा गया है कि विद्यालयों में वो मीटिंग सिर्फ बच्चों के नंबर बताना या इस तरह की सीमित कर दी जाती है, जबकि वहाँ होना चाहिए कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे की समस्या कि वो क्या फील कर रहे हैं इस समय बच्चे को लेकर घर में, और शिक्षक अपनी बात रखे कि वो बच्चे में क्या देख रहा है। तो उससे क्या होगा कि कहीं भी कोई परिवर्तन होगा या इस और कहीं अपराध या इस तरह के बच्चे में कोई परिवर्तन आ रहे हैं तो जो है बहुत जल्दी से पता चल जाएगा और उसको उस प्रवृत्ति की ओर जाने से हम समय पर रोक सकते हैं। तो समय समय पर विद्यालय में अभिभावक शिक्षक मीटिंग जो है वो होना बहुत आवश्यक है। फिर नैतिक शिक्षा पर जोर, वैल्यू एजुकेशन, बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं मोरल एजुकेशन की, शिक्षा जो है मूल्य परक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और वास्तव में वर्तमान जो समय है उसकी एक आवश्यकता है कि परिवार में भी और विद्यालय में भी बच्चे को जो उनका एक सिलेबस है उसके अतिरिक्त जो है इस तरह के नैतिक मूल्यों पर जो है वो जोर दिया जाए या इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाए, ताकि बच्चा जो है नियमों को, ये जो मूल्य हैं हमारे, और विशेषकर हम बात करें भारतीय संस्कृति के जो मूल्य, उनको अच्छे से ग्रहण करें। यदि वो उन मूल्यों को ले लेते हैं तो अपराध की ओर जाने से वो रुक सकते हैं। फिर सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दे,
स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ यदि दूसरी गतिविधियां चलेंगी तो बच्चा अपने आप ही जो है उनमें व्यस्त रहेगा और उसका दिमाग जो है वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ में नहीं जा पाएगा। फिर अनुशासित रखें, बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में जो है अच्छा डिसिप्लिन हो। ये तो था, हमने देखा कि विद्यालय की क्या भूमिका होगी। अब देखें कि समाज व राज्य की क्या भूमिका है बाल अपराध को रोकने में। तो उसमें पहला है बालकों को राजनीति से अलग रखें। बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जो है इस तरह से उनका राजनीति में प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे जो है वो उस तरह की एक अलग ही उनका दिमाग जो है वो हो जाता है। वो उस तरह की जो बड़े लोग जो कार्य करते हैं, कई बार राजनीति के कारण जो है वो अपराध की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को जो है उससे अलग रखने का प्रयास किया जाए। फिर अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगे। अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध से मतलब तात्पर्य है कि जो हम देखते हैं समाज में जो है इस तरह से तस्करी है, वेश्यावृत्ति है, इस तरह के जो कार्य हैं वो चलते रहते हैं और उसके कारण जो है वो बच्चे भी कई बार इस तरह के जो कार्य हैं उनकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर। अब जैसे सामाजिक कुरीतियों की बात करें कि हमारे समाज में अभी भी है बाल विवाह की प्रथा है, जो प्रेम विवाह है उसको बहुत आसानी से अनुमति नहीं मिल पाती है। तो उसके कारण जो है वो कई बार बच्चे जो है अपराधी हो जाते हैं। जैसे बाल्यावस्था में विवाह कर दिया, बड़े होने के बाद जो है वो बच्चे उस बेमेल विवाह से जो है वो उसको अपना नहीं पाते। इसी तरह जो इच्छा के विरुद्ध जो है वो कहीं और शादी कर दी, तो वहाँ पर जो है वो पारिवारिक जो है माहौल सही नहीं रह पाता और बच्चा जो है फिर अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर मनोरंजन के साधन की व्यवस्था। जो समाज है और राज्य है उसका दायित्व है कि वो इस तरह की से मनोरंजन की व्यवस्था रहे। जैसे जो एक स्थान है, कॉलोनीज वगैरह जो है, मोहल्ले हैं, वहाँ पर जो है वो पार्क या इस तरह की व्यवस्था करें ताकि बच्चे जो है वहाँ उनको खेलने कूदने के लिए मैदान, झूले, इस तरह की जो व्यवस्था है वो उनको मिल सके ताकि वो अपना समय जो है खाली समय वहाँ पर व्यतीत कर सकें। फिर उद्योग धंधे को विकसित करना, ये भी एक समाज और राज्य की जिम्मेदारी है कि हमने देखा था जब बाल अपराध के कारणों में कि एक मुख्य कारण है बेकारी और गरीबी। यदि अभिभावक जो है वो उनके पास रोजगार नहीं है, वो गरीब हैं, तो बच्चे जो है वो निश्चित रूप से जो है अपराध की ओर उनके प्रवृत्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे उद्योग धंधे विकसित करें, हर जगह कुटीर उद्योग धंधे, कि वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार जो है वो मिल सके और इस तरह की गरीबी और बेकारी की जो समस्या उसको कुछ कम किया जा सके। फिर एक गंदी बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था करना। गंदी बस्तियों से या झुग्गी झोपड़ी है या स्लम्स जो जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ के बच्चे अक्सर हमने देखा है कि विद्यालय नहीं जाते क्योंकि पेरेंट्स जो है वो दिन भर काम करते रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, कुछ किसी के पास कुछ अलग अलग कार्यों में व्यस्त होते हैं। तो बच्चे जो है ना तो उन्हें स्कूल में भेजते हैं वो, ना बच्चे जो है वो पढ़ाई आदि पर ध्यान दे पाते हैं। तो यहाँ पर है कि उन विद्यालय के जो बालक हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं बालकों के अपराध की और ग्रसित होने में की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा कि समाज व राज्य की क्या भूमिका हो सकती है बाल अपराध के रोकथाम में। अब हम देखते हैं इसके लिए मनोविश्लेषणात्मक क्या उपचार हो सकते हैं, क्योंकि हमने चर्चा की थी कि बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार। तो उपचार के अंतर्गत हमने देखा था वैधानिक उपाय देखे, उसमें हमने देखा था कि फिर भी बालक यदि अपराध करता है, ये तो रोकथाम है, फिर भी तो हमने उन वैधानिक उपायों में चर्चा की थी कि किस तरीके से जो है उनके ऊपर बाल न्यायालय के माध्यम से अलग से केस चलाकर उनके लिए बाल सुधार गृह आदि की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि बच्चे जो है वो ऐसा नहीं कि उसने एक बार अपराध कर लिया तो वो जीवन भर के लिए अपराधी हो गया, उसे सुधरने का अवसर मिले। तो वहीं पर जो है इस तरह के जो सुधार स्कूल है वहाँ पर जो है बच्चों के लिए मनोविश्लेषणात्मक उपचार की व्यवस्था जो है वो की जाना चाहिए या की जाती भी है वहाँ पर।
ताकि बच्चों को बारे में जाना जा सके कि उसने ये अपराध जो है वो क्यों किया, क्या कारण था जिसके कारण जो है वो अपराधी बना। साथ ही कुछ ऐसे उपचार हैं जिनके माध्यम से जो है वो हम बाल अपराध को जो है वो जान सकते हैं, उसकी कारण जो है वो जान सकते हैं। तो पहली है खेल चिकित्सा विधि। जो खेल होती है प्रक्रिया, उसमें बालक जो है वो पूर्ण स्वतंत्र होता है, अपने हिसाब से जो वो खेलता है और अपनी जो दमित भावनाएं हैं, संवेग है, उनकी अभिव्यक्ति वो करता है। हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक, हमें पता चलता है कि मन का विश्लेषण और ये जो है ये मनोविज्ञान से संबंधित जो है वो विधि है। और मनोविज्ञान जो है वो हमेशा एक तरह से जितनी चेतन मन की बात करता है उससे कहीं अधिक अचेतन मन की बात करता है। तो खेल चिकित्सा विधि में जब बच्चा खेलता है तो उसके अचेतन में जो भी संवेग चल रहे हैं, कुछ भी जो चल रहा है वो खेलों के माध्यम से जो बाहर प्रकट होता है। दूसरा है मनो अभिनय विधि। इस विधि के अंतर्गत बच्चे को कोई भी अभिनय करने के लिए कहा जाता है, अपनी मर्जी से जो है उसे किसी भी पात्र का अभिनय या कुछ भी इस तरह का करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा वही जो हम बात करें कि बच्चे के अंदर जो है उसकी जो भी दमित संवेग हैं, उसके अचेतन में जो भी चल रहा है वो उस अभिनय के माध्यम से जो है बाहर प्रकट होगा और उसका विश्लेषण करके जो है वो मनोवैज्ञानिक उसके बाल अपराध की समस्या को उससे जो है वो जोड़कर जो है वो अध्ययन करते हैं। फिर है स्वप्न विश्लेषण विधि। ये जो विधि है ये भी अचेतन मन से संबंधित है। इसमें जो है वो इस तरह के जो बच्चे हैं, अपराधी बच्चे, उनसे पूछा जाता है कि आपको किस तरह के सपने आते हैं, आप सपने में आपने कल रात को क्या देखा, उससे पहले आपने क्या देखा, और उनसे इस प्रकार की चर्चा करके और मनोवैज्ञानिक जो है निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि हम जो सपने देखते हैं वो भी हमारे अचेतन में जो चल रहा है, हमारी जो दमित इच्छाएं, जो हमारे अंदर दमित जो संवेग हो रहे हैं जो अचेतन में है, उनके कहीं ना कहीं वो स्वप्न के माध्यम से जो है वो प्रकट होते हैं। फिर है स्वतंत्र सहचर्य विधि। इस विधि के अंतर्गत जैसे इस तरह का कुछ खेल या इस तरह की उसमें बच्चों से एक्टिविटीज़ जो है वो कराई जाती है। जैसे मनोवैज्ञानिक होता है, वो कुछ शब्द बोलते हैं, फिर बहुत सारे एक साथ बोल दिए, फिर बच्चे से कहा जाता है कि आपको जो भी याद रहे इनमें से वो बोलो। कुछ सोचने का समय नहीं दिया जाता और तुरंत ही उनसे जो है बहुत सारे चीज मिलाकर कई चीज़ें बोलने के बाद और उनसे पूछा जाता है। तो उसमें ऐसा मानना है कि जो हमारा जहाँ फोकस होता है, क्योंकि मनोविज्ञान हमेशा मन पर अध्ययन करता है, तो व्यक्ति का मन जहाँ स्थिर है उसी चीज़ को वो जल्दी से सुन पाता है या समझ पाता है। तो बच्चा उन्हीं शब्दों को सुन पाएगा, समझ पाएगा और फिर उनको बोल पाएगा। तो उससे जो है वो मनोवैज्ञानिक जो है वो अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। फिर है संवेगात्मक आघात विधि। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इस तरह का जो है वो एक माहौल तैयार किया जाता है और बच्चे के संवेग को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया जाता है। जैसे बच्चा बहुत खुश है तो उसके एकदम से संवेगात्मक उसको कुछ आघात दिया जाए और उसमें क्या होगा कि बच्चा एकदम से गुस्सा करने लगेगा, चिड़चिड़ा जाएगा, एकदम से गाली गलौज देगा और उसके अंदर जो भी भरा हुआ है वो निकालने का प्रयास जो है वो मतलब वो प्रकट हो जाता है। प्रयास का क्या होगा, जब आघात लगता है तो वो प्रकट हो जाता है। तो उससे जो है वो मनोवैज्ञानिक फिर विश्लेषण करते हैं कि बच्चे के मन में अंदर जो है वो क्या चल रहा है। तो ये हुआ मनोविश्लेषणात्मक उपचार, जिसके माध्यम से जो है वो बाल अपराधी को समझा जा सकता है कि उसके अपराध के क्या कारण हो सकते हैं या वो बाल अपराधी क्यों बना। इसके बाद जो लास्ट हम देख रहे हैं कि बाल अपराध को रोकने में पुलिस की भूमिका, ये भी बहुत अनिवार्य है कि पुलिस जो है वो एक हमारे समाज का जो एक ऐसा दायित्व है उसके पास कि वो बहुत अच्छे से जो है वो इस बाल अपराध की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो वो यदि कुछ इस तरह के उन्हें दिखते हैं घूमते हुए बच्चे या इस तरह के, तो उनको ऐसे सुधार गृह आदि में पहुंचाएं ताकि बच्चे जो है वो इस अपराध करने से बच सकें।
तो पुलिस कहीं ना कहीं समाज से भी जुड़े तो अपराध की प्रक्रिया को जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये हमने देखा अभी कि बाल अपराध की रोकथाम में जो है वो किस किस विद्यालय, परिवार, समाज, राज्य, पुलिस और उससे पहले वीडियो में हमने कि वैधानिक उपाय जो है वो क्या हो सकते हैं, इन पर चर्चा जो है वो हमने की। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है बाल अपराध का, ये भी समाप्त होता है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एक नए टॉपिक के साथ होगा। धन्यवाद।